अ, धन्यवाद मेरे सहयोगी गणों। देखिए, अभी थोड़ा-सा इस जी? ओके। मैं अपना फ़ोन काट दूँ? हाँ, फ़ोन काट दीजिए सर, अब आपका शुरू हो गया है। राइट। माफ़ कीजिएगा, इस कार्य में थोड़ा विलंब हुआ। कुछ टेक्निकल स्लैग्स की वजह से ये सेशन थोड़ा देर से प्रारंभ हुआ है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी पूरे संपूर्ण ग्रुप की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग लेट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, उसमें हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में मेरे सहयोगी श्री नीरज मधुमय जी, नीरज तिवारी जी ने ये एक बड़ा अच्छा ग्रुप क्रिएट किया। उसमें चाहा कि हम कुछ एक्सपर्ट्स लोग इसमें अपनी अपनी बात रखें। तो आज मैं आपके सामने एक जो चीज़ का डिस्कशन करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग थियरीज। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि ये लर्निंग होती क्या है। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि अधिगम, इसे सीखना कहते हैं, वास्तव में होता क्या है और कौन कौन सी थ्योरीज जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इस संदर्भ में दी है, उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अधिगम होता क्या है। क्या आप एक अधिगम को माने? ठीक है, हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये देखते हैं कि अधिगम को हम लोग एक ये मानते हैं कि एक अनुभव आधारित प्रक्रिया है। अर्थात जिस व्यक्ति को अनुभव होगा वो सीख जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि लर्निंग के लिए अनुभव का होना जरूरी है। ये एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल जरूरत है उस चीज की, ताकि आप उसे कह सकें आपने सीख लिया। दूसरी जो बात आप कहते हैं कि लर्निंग में क्या है, तो लर्निंग में होता है क्या ना कि आपके जो सीखना कहलाएगा वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, ये दो चीजें उसमें शामिल होगी। आपके अनुभव के कारण या आपकी ट्रेनिंग के कारण यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। देखिए, अभी तक जो हमने बात की वो लर्निंग की बात की थी कि लर्निंग क्या है, कि लर्निंग एक प्रक्रिया है जो अनुभव के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जब आपको लर्निंग होती है तो उस लर्निंग के कारण आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है, और यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो उसको लर्निंग नहीं मान रहे, या फिर हम उसको स्लैग मानते हैं। नाउ, यदि आपने लर्न किया और लर्निंग के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ और साइकिल चलाना सीखने से जब मैं शुरू में साइकिल लेकर के गया, तो उस शुरू में साइकिल ले जाने से क्या हुआ कि मैं एक दो बार गिरा, चोट लगी मुझे, ये सारी चीजें उसमें हुई। लेकिन जब मैं साइकिल चलाना सीख गया तो मेरे व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि जब भी मैं साइकिल लेकर के जाऊंगा तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा और नहीं गिर पाऊंगा। तो उसके कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया कि जो कार्य मैं साइकिल को लेकर के एक पर्टिकुलर जैसा सीखने से पहले कर रहा था, वो जो मेरा व्यवहार था, आज की डेट में वो व्यवहार मेरा बदल गया है। कुछ जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में अलग विचार भी दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके वातावरण के संपर्क में जब आप आते हैं तो एक परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो आपके वातावरण के साथ जो आपकी अंतःक्रिया है, जो आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में जब आप उस सराउंडिंग के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तब आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग अधिगम बोलते हैं। अब यही आज ही की स्थिति देखिए कि थोड़ा सा टेक्निकल स्लैग जो था उसमें मैं अनकंफर्टेबल था, तो नीरज ने मेरी मदद की। तो लेकिन अब मैं जब भी उस व्यवहार को आगे करूंगा तो मैं उस अधिगम का प्रयोग करूंगा, मैं उस चीज को व्यवहार में लेकर के आऊंगा, क्योंकि अब मैं उस चीज को जान गया कि इस पर्टिकुलर टेक्निकल स्लैग को कैसे दूर किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जो इन्वायरमेंट आपको मिला, उस इन्वायरमेंट में जब आपने अंतःक्रिया किया, उस इन्वायरमेंट का आपने अनुसरण किया, आपने उस इन्वायरमेंट को फॉलो किया, तब जो आपके अंदर परिवर्तन आया उसको हम लोगों ने लर्निंग का नाम दिया। अब ये जो लर्निंग होती है, इसमें ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि जो लर्निंग के कारण जो परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है, जो बिहेवियर चेंज होता है, वो रिलेटिवली परमानेंट होता है।
मैं रिपीट करता हूं कि मैंने परमानेंट शब्द यूज नहीं किया, इट्स नॉट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज नहीं आता है। अब परमानेंट चेंज और रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो कि बिहेवियर, जो कि लर्निंग के कारण हो रहा है, उसके कारण आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आएगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने जो चीज सीखी उसके कारण जो आपका व्यवहार परिवर्तन हुआ वो अब फिक्स हो गया, अब वो बदल नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आप कोई दूसरी चीज सीखेंगे, जैसे ही आपको कोई उस लर्निंग के साथ में कोई दूसरी लर्निंग उसके बाद मिलेगी, तो हो सकता है आपका पुराना वाला परिवर्तन जो आपने सीखा हो, उसके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आया हो, वो उसको सुपरसीड कर जाए, वो उसके ऊपर आ जाए, या वो उसमें एसोसिएट कर जाए। कि हमको साइकिल चलानी आती थी, हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आया, लेकिन अब मुझे स्कूटर भी चलाना आ गया। तो जो बिहेवियर में चेंज आया वो रिलेटिवली परमानेंट नेचर का होता है। रिलेटिवली परमानेंट, परमानेंटली नहीं, फिक्स्ड नहीं, ये नहीं कि हमेशा के लिए बदल गया। तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अनुभव के कारण आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया। तो अनुभव के कारण आपके व्यवहार में जब परिवर्तन आया तो वो रिलेटिवली स्थायी है, जो कि हो सकता है किसी और मनोवैज्ञानिक घटनाओं की वजह से बदल भी सकता है। आपका व्यवहार फिर चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें लर्निंग के साथ हम लोग देखते हैं कि लर्निंग में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और ये लर्निंग कहलाती है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपके अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा। नाउ, अब यदि हम लर्निंग की थियरीज के बारे में बात करें तो लर्निंग थियरीज, मैं थोड़ा सा देख लेना चाहूंगा पानी। हम लोग जब लर्निंग थियरीज की बात करते हैं तो लर्निंग थियरीज को हम तीन मेजर जो सेगमेंट्स है उसमें डिवाइड करते हैं। तीन मेजर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, जिनमें पहला क्लासिफिकेशन है व्यवहारवाद। नाम से स्पष्ट है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। अर्थात होता क्या है कि जब भी हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग कैसे हो रही है उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी एनवायरनमेंट के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं, आपने कोई भी वातावरण आपका मिला, आपने उसका से इंटरेक्ट किया, तो एक उद्दीपक की उपस्थिति वातावरण में है, एक उद्दीपक उपस्थित है, और उद्दीपक के कारण हम उस उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कर रहे हैं। राइट? अब ये जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, उद्दीपक के साथ अनुक्रिया जो स्थापित हमने कर ली, एक संबंध जो स्थापित कर लिया, उनके एसोसिएशन से जो चीजें उत्पन्न होंगी वो व्यवहार को जन्म दे रही है, व्यवहार के कारण। तो उस थियरीज को यदि हम बात करें तो वो थियरीज व्यवहार वाली थियरीज हैं, जो कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एसोसिएशन को बल देती हैं कि उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। जो दूसरी बात आती है वो है कॉग्निटिविज्म, अर्थात संज्ञानवाद। संज्ञानवाद की जो थियरीज हैं, जो उसको मानने वाले जो एजुकेशनिस्ट थे, जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे, वो ये कहते थे कि जो लर्निंग है वो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग का परिणाम है। जो इंटरनल प्रोसेसिंग आपके मस्तिष्क में चल रही है इंफॉर्मेशन की, जो सूचना आपने ग्रास्प की, जो सूचना आपने ग्रहण की, उसकी प्रोसेसिंग इंटरनल चल रही है। उसी इंटरनल प्रोसेसिंग को उन्हें कॉग्निटिविज्म का नाम दिया, संज्ञानवाद का नाम दिया। इसके भी कुछ पक्षधर थे। और तीसरी जो प्रकार के जो वर्गीकरण है वो हमने माना कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म से मेरा तात्पर्य है कि जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो अपना नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है ना, वो खुद क्रिएट करता है अपने अनुभवों के आधार पर। आप अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपनी नॉलेज की जो क्रिएशन है वो खुद करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम दिया। तो ये मेजर तीन एरियाज को हम लोग समझने की आज कोशिश करेंगे कि लर्निंग थियरीज में ये तीन वाद कैसे कैसे हैं, और उनमें कैसे कैसे जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। ना सबसे पहले हम व्यवहारवाद की बात करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद में जो मानने वाले लोग थे वो हम उसके आगे बताएंगे कौन कौन है। लेकिन व्यवहारवाद, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यवहारवाद यह कहता है कि जो भी आपका अवलोकनीय व्यवहार है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का मतलब जो मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मेरे बिहेवियर में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन को आप देख पा रहे हैं,
जैसे मैंने साइकिल का एग्जाम्पल दिया आपको, साइकिल चलाते हुए जब मेरे को किसी व्यक्ति ने देखा तो उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने मुझे उस व्यवहार को पहचान किया, हाँ ये व्यक्ति अच्छे प्रकार से, जैसे एक एक्सपर्ट साइकिल चलाया करता है वैसे साइकिल चला रहा है, तो मेरा ये बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है। तो व्यवहारवाद की यही सबसे बड़ी बात है कि वो उस बिहेवियर की तरफ इशारा नहीं करता है जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल नहीं है, केवल अवलोकनीय व्यवहार, यानी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है वो उससे अभी मतलब नहीं है। वट एवर बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस पर कंसंट्रेट किया, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की हमने बात की। और वो ये कहते हैं कि जितनी भी परिघटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं ह्यूमन जो बिहेवियर में घटित होती हैं, वो सब के सब व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए कि व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब वो सीखा है। यदि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसको अभी जरूरत है तो उसको व्यवहार को परिष्कृत करना, ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं व्यवहारवाद को लेकर के। इस बात से सरोकार वाकई नहीं है कि मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अब मस्तिष्क में मेरे कई सारी चीजें चल सकती है लेकिन मैं व्यवहार कुछ और प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो जो प्रदर्शन वाला व्यवहार है उसी को केंद्रित करने के लिए उन्होंने कहा। जो मुख्य व्यवहारवादी थे वो तीनों का मैं नाम लेना चाहूंगा। तो पेवलोव, बहुत नाम का हम लोगों ने अपने एजुकेशन में पिछले 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं, इवान पेवलोव का नाम है। इसके बाद हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का हमने नाम लेते हैं, थॉर्नडाइक महोदय हैं। इसके अलावा हमारे पास स्किनर महोदय हैं, उन्होंने भी अपनी थियरीज अपने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने अपने विधा में, अपने इस बात को समझाने के लिए कि व्यवहारवाद का लर्निंग क्या है, मतलब उस एस्पेक्ट से हम देखें लर्निंग कैसे हो रही है, तो बिहेवियर उसका बैकग्राउंड है, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेवलोव की, वी पेवलोव। हम सभी लोग जानते हैं कि पेवलोव महोदय है ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्ते पे किया था। जो कुत्ता था उसके सामने उन्होंने भोजन की शर्त रखी, क्योंकि हम कुत्ते के बिहेवियर को जानते हैं। कुत्ते का बिहेवियर ये कहता है कि हम अक्सर ये देखेंगे यदि कुत्ते के सामने या पास जाकर के घंटी बजाएंगे तो कुत्ते के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो जाता है, आसपास देखता है कि क्या है, तो कान उसके खड़े हो जाना। तो कुत्ते के कान खड़े होना एक अलग चीज हो जाए, एक बिहेवियर है जो किसी स्टिमुलस के कारण उत्पन्न हुआ। दूसरा एक बिहेवियर है जो हमारे ह्यूमन में भी है कि हम भोजन को देखते तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, उसे हम लार टपकना कहते हैं। भोजन देख करके हमारे मुंह में पानी आ रहा है, एक उसका बिहेवियर ये भी है। तो यही जो बेसिस थे, जो कुत्ते के अंदर ऑलरेडी व्यवहार एग्जिस्ट करता था, उसको पेवलोव ने इस्तेमाल किया। पेवलोव ने क्या किया कि हम जानते हैं कि आप किसी भूखे कुत्ते को या किसी भी भूखे व्यक्ति के सामने भी भोजन रखेंगे तो उसके मुंह में लार टपक आती है, कुत्ते के मुंह में लार टपकना है। तो ये जो स्टिमुलस है, भोजन उपलब्ध है, उसके कारण कुत्ते का बिहेवियर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो कुत्ते के मुंह से जब लार टपकी तो ये एक सामान्य बिहेवियर है, इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किए गए हैं। यदि आप भूखे कुत्ते को भोजन देंगे तो वो लार टपकाएगा, और लार टपकाना एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति एक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमने उसके साथ कोई कंडीशनिंग नहीं की है, हमने उसके साथ कोई चीज जोड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन से कुत्ते का लार टपकाना। यहां तक उसने ठीक किया कि कुत्ते को बांध दिया, उसको एक्सपेरिमेंट में उसने बहुत सारी चीजें की थी, कुत्ते का मशीन लगाई थी, सलाइवा कितना गिर रहा है उसके मुंह से, ये ऑब्जर्व किया था, तमाम चीजें उसने देखी थी। तो उस पर हम बहुत बारीकी में न जाकर के जो हिट करना चाहता था उसकी तरफ जाएं, जो पेवलोव एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे। अब होता क्या है कि घंटी बजाई, तो घंटी बजाने से उसके कान खड़े हो जाते थे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि घंटी बजाने से किसी भी कुत्ते की लार नहीं टपकती, क्योंकि घंटी बजाने से कान तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन घंटी बजाने से भोजन का कोई रिलेशन नहीं है। घंटी बजी तो घंटी इज नॉट भोजन, क्योंकि घंटी का संबंध कानों से हो रहा है, घंटी से वो सुन रहा है, अपने आप को एक्टिव कर रहा, कुछ बजी।
तो यहां पर हम तो कहेंगे कि बेल है और बेल के प्रति भी उसने एक ऐसा रेस्पॉन्स दिया जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि घंटी बजने से कान खड़े हुए वो ठीक है, लेकिन घंटी बजने से लार नहीं टपकी, वो एकदम खामोश बैठा रहा। तो एक ये भी चीज पेवलव ने देखी। फिर उसने अपनी इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज किया। अब उसने क्या किया, जो घंटी बजाने का जो संबंध था वो भोजन से जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि भोजन दिया और घंटी बजाई। अब आप देखिए कि उन्होंने दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ दिया। दो स्टिमुलस कौन कौन से हैं? एक स्टिमुलस भोजन है जो कि भूखे कुत्ते को दिया जा रहा है, दूसरा स्टिमुलस क्या है जो हियरिंग को हिट करता है। तो दूसरा स्टिमुलस हियरिंग, दोनों को मर्ज करते हुए एक साथ दो स्टिमुलस प्रेजेंट किए। तो दो स्टिमुलस के प्रेजेंट करने से क्या हुआ, कुत्ता शुरू में तो जैसे, क्योंकि घंटी के साथ में भोजन जुड़ा हुआ है, पेवलव ने यही किया, घंटी के साथ में भोजन को जोड़ा। अब भोजन के जुड़ने से, घंटी को भोजन के जुड़ने से क्या हुआ, उसकी लार टपकी। लेकिन पेवलव ने बड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो लार टपकी है ये एक्चुअली में भोजन के कारण टपकी है, इसका घंटी से कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन घंटी क्योंकि भोजन के साथ ही बजी थी, इसलिए थोड़ा चिंता की बात थी। तो जब भोजन दिया गया तुरंत घंटी बजाई गई। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। तो कुत्ता जो था वो अब ट्यून्ड हो गया, डॉग ट्यून्ड हो गया कि यार घंटी बजती है तो भी भोजन मिलता है, या वैसा वर्षा कह लें, भोजन मिलता है तो घंटी भी बजती है। अब कुत्ते को कई एक्सपीरियंसेस के बाद ये एहसास हुआ कि हाँ, भोजन मीन्स घंटी या घंटी मीन्स भोजन, एसोसिएट हो गया दोनों से। अब पेवलव ने क्या किया, जो सिचुएशन अब पैदा की वो थोड़ा सा हास्यास्पद थी कि भाई भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई। अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई ये थोड़ा सा चौंकाने वाली थी। घंटी बजाने से भी, you'll be surprised कि घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। रीजन, कुत्ते ने क्या किया, अपने आप को ट्यून कर लिया, अपने आप को कंडीशनड कर लिया कि यार जब भोजन आता है तो घंटी बजती है। कई दिन तक ऐसा चलता रहा, कंडीशन हो गई। कंडीशनिंग के बाद एक दिन कंडीशनिंग में चेंज हुआ, घंटी बज गई, भोजन नहीं मिला या भोजन प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन क्योंकि डॉग कंडीशनड हो चुका था, इसलिए क्या हुआ कि घंटी बजने से मुंह में लार आने लगी। तो जो घंटी बजना कंडीशनड कर दिया आपने, घंटी बजने से लार टपकने लगी, ये कंडीशनल रेस्पॉन्स में बदल गया। घंटी बजने से कान खड़े होने चाहिए थे या सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन घंटी बजने से लार टपकने लगी, ये एक अलग चीज थी। तो घंटी बजना कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रेस्पॉन्स आ गया। तो यहां आप उस स्टिमुलस को देखेंगे, आप उस परिघटना को समझिए कि पेवलव ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो उसने सिचुएशन पैदा की, उसमें यही बताने की कोशिश की कि वास्तव में जो घंटी बजती है उसकी वजह से भी कुत्ता लार टपका देता है। एक्चुअल में पेवलव ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं चाहूं तो घंटी बजा करके भी लार टपकवा सकता हूं। उसके लिए उन्होंने कंडीशनिंग की। अब एक्चुअल में हम ये, यदि हम क्लासरूम सिचुएशन की बात मान करके, क्लासरूम की बात मान के चले कि क्लासरूम में क्या होना चाहिए, इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, तो ये समझ के देखिए कि जब पेवलव कुत्ते से घंटी बजा करके लार टपकवा सकता है, तो हम अपनी क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट से कौन सा डिजायर्ड बिहेवियर नहीं करा सकते। आई रिपीट, डिजायर्ड बिहेवियर हम उस बालक से करा सकते हैं, और उसके लिए हमें पेवलव की तरह खाना देने की जरूरत नहीं है। आप घंटी बजाएंगे, वो डिजायर्ड बिहेवियर स्टूडेंट आपकी क्लास में करेगा। अब आप, क्योंकि आप इस एस्पेक्ट से इस लर्निंग को सोचिए कि वह कुत्ता यह सीख गया
कि घंटी बजाने से भी लाट टपकानी है, आपको क्लासरूम में भी इसके इम्प्लीकेशन समझ में आएंगे कि यू कैन गेट डिजायर्ड बिहेवियर यदि आप इन्वायरमेंट में कंडीशनिंग कर देते हैं, स्टिमुलस में कंडीशनिंग कर देते हैं, तो आप एज अ टीचर आप अपने विद्यार्थी से वो रेस्पॉन्सेज की आशा कर सकते हैं जो कि आपने कंडीशनल रेस्पॉन्स की संज्ञा उसको दी थी। आप कोई कार्य करेंगे, बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर को प्रदर्शित करेगा। ये वाली बात पेवलोव ने समझाने की कोशिश की। पेवलोव ने कहा कि नहीं, आप डिजायर्ड बिहेवियर प्राप्त कर सकते हैं। अब जब पेवलोव ने वाली बात रख दी कि हाँ आप घंटी बजाने से लाट टपका सकते हैं, क्लासरूम में भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। उन्होंने कुत्ते के एग्जाम्पल लिया। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने जो ह्यूमंस हैं वो और ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो उनकी कंडीशनिंग और अच्छे से तरीके से हम करें तो और ज़्यादा डिजायर्ड बिहेवियर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पेवलोव ने बताने की कोशिश की। पेवलोव की थ्योरी को हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी भी कहते हैं, राइट। आपने कंडीशनिंग की थी, पेवलोव ने कंडीशनिंग की थी दो स्टिमुलस के साथ में। एक स्टिमुलस भोजन था और दूसरा स्टिमुलस घंटी था, और इन दोनों के साथ में उसने ऐसी कंडीशनल रेस्पॉन्स पैदा कर दिया जिसको आप लाट टपकना कह रहे थे। नाउ अब हम लोग एक दूसरे जो सज्जन थे, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरे साइकोलॉजिस्ट भी बड़े मतलब उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में काफ़ी काम किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जो पेवलोव का एक्सपीरियंस था, जो एक्सपेरिमेंट था वो कुत्तों पर था। जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया वो एक बिल्ली पर था। अब बिल्ली को जो कुत्ते से थोड़ा सा अलग इसलिए भी थी कि वहां पर कुत्ते को बांधा गया था लाट टपकवाने और डिजायर्ड बिहेवियर की दृष्टि से। यहाँ पर बिल्ली के लिए एक स्पेशल पिंजरा बनाया गया था, और उस पिंजरे की खास बात यह थी कि पिंजरे में एक ऐसा बटन सा लगा हुआ था जिससे दरवाजा खुल जाता था पिंजरे का, और जो बिल्ली थी वो बिल्ली जाकर के भोजन ग्रहण करती थी, और थॉर्नडाइक बाबा फिर उनको जो बिल्ली थी उसको वापस पिंजरे में डाल दिया करते थे। एक्सपेरिमेंट यह था। अब हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कई दिनों तक किया। अब एक्सपेरिमेंट की एक खास बात थी कि बिल्ली भूखी होती थी तब वो अपना काम करना शुरू करती थी। भोजन सामने रखा हुआ, पिंजरा बंद है, लेकिन भोजन सामने दिखाई दे रहा था। अब भोजन सामने दिखाई दे रहा है, बिल्ली के प्रयास शुरू हुए। जब बिल्ली के प्रयास शुरू हुए तो धीमे धीमे करके वो प्रयास करती गई, और जो पजल बॉक्स हुआ करता था कि किस प्रकार बिल्ली पजल बॉक्स से बाहर आती है, उसको ही थॉर्नडाइक ने नोटिस किया कि इनके जो बिल्ली के बाहर आकर के भोजन करने का पैटर्न है वो कैसा है। उसी को उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि थॉर्नडाइक इस बात का जरा विरोधी थे कि वो ये मानते ही नहीं थे कि जैसे ह्यूमन में होता है ना, जब मनुष्य में होता है उसके अंदर एक इंसाइट होती है, एक गेस्टॉल्ट सेंस होता है, लेकिन तो बिल्ली में ऐसा नहीं होता है, ये वो मान के चलते थे। और ये इसलिए एक्चुअली हुआ क्या था कि जब उनको क्रिटिसाइज किया गया थॉर्नडाइक को कि उन्होंने कहा बिल्ली को एकदम से स्ट्राइक हुआ होगा कि वहां पे एक बटन है, दरवाजा उसको दबाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, एक खटका लगा दरवाजा खुल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, बिल्ली एक जानवर है और जानवर में इंसाइट नहीं है। जानवर में पशुओं को समस्या समाधान के लिए इंसाइट नहीं होती जैसे ह्यूमन में होती है। इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्लान किया था। तो जब उन्होंने देखा कि पजल बॉक्स से कैसे बाहर आ रही है, तो आप यदि शुरुआत की बात करेंगे, एकदम शुरू में क्या हुआ होगा और बाद में क्या हुआ होगा। जिस वक्त बिल्ली ने प्रयास करने शुरू किए, उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद ही बिल्ली को सफलता मिली, और वो भी तुक्के में, वो भी एकदम एड्रेनली घूम रही थी बिल्ली, कहीं पे हाथ गलती से पड़ गया। तो दो चीज आप देखेंगे, एक तो बिल्ली को उस दरवाजे को खोलने के लिए जो साधन था वहां तक पहुंचने के लिए समय बहुत लगा शुरू में, और उसके कभी इस दीवार पे हाथ मारती थी, कभी उस दीवार पे हाथ मारती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कूदना, कभी लेट जाना, कभी पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे तमाम उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बिल्ली ने पिंजरे में रहकर कि किसी तरह से मुझे बाहर निकलने का मौका मिल जाए,
लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता मिली, समय बहुत लगा। इसलिए आप देखेंगे जो थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसके संबंध में एक जो चार्ट जारी किया था थॉर्नडाइक ने कि शुरुआत में बिल्ली के प्रयास और लगने वाला जो कुल समय था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, थॉर्नडाइक ने नोटिस किया कि बिल्ली अब उतना समय नहीं लगाती है जितना वो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 70 दिन बाद या 80 दिन बाद लगा ले रही है। 10 दिन में उन्होंने प्रयास किया, 20 दिन में देखा, 30 दिन में देखा, 40 दिन में देखा, 70 दिन में देखा। तो धीरे धीरे थॉर्नडाइक ने नोटिस किया कि जैसे जैसे बिल्ली अनुभवी होती जा रही है, एक्सपीरियंस्ड होती जा रही है, वैसे वैसे बिल्ली के प्रयास भी कम होते जा रहे हैं और जो समय लगा है बिल्ली को बाहर निकलने के लिए वो भी कम होता जा रहा है। आप मानिए कि उसने जो ग्राफ उन्होंने दिया है वो इनिशियली जो बिल्ली को प्रयास किए थे लगभग 200 प्रयास, हालांकि वो प्रयास 600 तक या 550 तक भी प्रयास पहुंचे, उसके 550 सेकंड तक भी गया वो, 200 सेकंड्स में भी बिल्ली बाहर निकली। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बिल्ली का जो प्रयास थे, लगने वाला जो समय था वो कम होता चला गया। बिल्ली के प्रयास कम हुए, लगने वाला समय कम हुआ, बिल्ली कम प्रयास कम समय में पिंजरे से बाहर आने लगी और अल्टीमेटली एक समय यह भी आया कि जब बिल्ली को भूख लगती थी तो 4 बार प्रयास करती थी, बटन पे हाथ लगाती थी, पिंजरा खुलता था, बाहर आती थी, खाना खाती थी और फिर वापस उनको थॉर्नडाइक पिंजरे में बंद कर देते थे। ये जो बात की थी थॉर्नडाइक ने, एक्चुअल में इसको उसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसलिए कहा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसलिए कहा कि जो बिल्ली थी वो बार बार प्रयास कर रही थी। उसने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास करने के बाद उसको प्रयास में सफलता मिली। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, आप प्रयास करेंगे त्रुटियां होंगी, प्रयास करेंगे त्रुटियां होंगी और धीरे धीरे करके ये त्रुटियां और आपके प्रयास कम होते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलती चली जाती है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यही कहता है कि शुरू में एरर्स की संख्या ज्यादा होगी, प्रयास की संख्या भी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपको कम प्रयास में कम त्रुटियां करने के लिए आप सीख जाएंगे कि कम त्रुटियों की सहायता से आप कैसे लक्ष्य को प्राप्त करें। और यही बात थॉर्नडाइक ने कहने की कोशिश की। और थॉर्नडाइक ने यह कहा कि ये जो प्रयास और त्रुटि हुई है बिल्ली ने किया, एक्चुअल में उसने इसी आधार पर कुछ नियम बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बनाए, सीखने के कुछ सिद्धांत बनाए। और सीखने के सिद्धांत, माफ कीजिएगा मेरा फोन बार बार बज रहा है, मैं इसे जरा साइलेंट कर दूं। जो प्रयास और त्रुटि वाला सिद्धांत था उसको लेकर के थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बनाए। उन्हीं नियमों को थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नियम है क्या। एक्चुअल में जो नियम ये बनाए थे वही आगे जाकर के नवीन जो शिक्षा मनोविज्ञान थी उसकी नींव बने थे। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग ये नियम उन्होंने प्रतिपादित किए, उन्हीं नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पहला नियम था वो प्रभाव का नियम, प्रभाव नाम से स्पष्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 नियम उन्होंने दिए, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कुछ नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ कुछ पहचानी सी बात लग रही है, बहुत अलग नहीं उन्होंने बात की। दरअसल ये चीजें हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी कई बार देखते हैं। जो सबसे पहला नियम था लॉ ऑफ इफेक्ट का, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि प्रभाव क्या पड़ता है, आपने कुछ सीखा, वट एवर यू लर्न, जो आपने सीखा वो आपको कैसा प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है। और होता क्या है कि जब भी आपने कोई चीज सीखी और सीखने के बाद आपको कुछ मिला
और यदि वो चीज संतोषजनक आपको मिली, उस वस्तु ने, जो चीज आपको प्राप्त हुई, यदि उसने आपको संतोष दिया, उसने आपको सेटिस्फेक्शन दिया, इट मीन्स प्रभाव अच्छा पड़ा। तो अच्छा प्रभाव पड़ने से क्या होगा, आप अगली बार प्रयास और मन लगा के करेंगे और अगली बार और अच्छा प्रभाव आपका पड़ेगा। अब इस प्रभाव के नियम को थोड़ा सा आपने कहीं पर रीइंफोर्समेंट का नाम सुना होगा, पुनर्बलन का नाम सुना होगा, हम क्लासरूम में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, शाबाशी देते, तमाम चीजें कहते हैं। क्यों? होता क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट ने एक रेस्पॉन्स दिया, उस रेस्पॉन्स का जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ा, वही प्रभाव डिसाइड करेगा कि बच्चे को आगे क्या सीखना है। आगे सीखने से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए कि एक जो बिल्ली थी, उस बिल्ली को जो उसने बहुत सारे प्रयास किए, और जब वो बाहर आई होती खाना खाने के लिए, तो पता चला कि वो जो भोजन रखा था, वो भोजन दरअसल आर्टिफिशियल था, लोहे का था या पत्थर का था। तो जब वो बाहर आई होती, उसे लोहे का भोजन या पत्थर का भोजन मिला होता, तो दोबारा वो उतने प्रयास नहीं करती। या जैसे ही वो बाहर निकलती, जो थॉर्नडाइक थे उसको चोट पहुंचाते या कुछ ऐसा कार्य करते जो बिल्ली को अच्छा नहीं लगता, तो बिल्ली को संतोष नहीं मिलता, तो वापस बिल्ली को जो पिंजरे में डाला जाता, तो उसके जो प्रयास थे वो इतने अच्छे नहीं होते। मैं फिर एक बात कहता हूं कि मान लीजिए यदि वो बिल्ली बाहर निकल करके कुछ ऐसी स्थिति को फेस करती जो उसके लिए संतोष वाली नहीं होती, जिसे खा के उसको मजा नहीं आता, जिससे फील उसको अच्छा नहीं हुआ होता, तो उसको खराब लगता, और तब वो प्रयास और त्रुटि वाली जो बात है वो खराब हो जाती है। क्योंकि दूसरी बार वो प्रयास तभी करेगी क्योंकि उसको बाहर जा करके संतोष मिला, क्योंकि भूखी बिल्ली थी, और भूखी बिल्ली बाहर जाकर के खाना प्राप्त की, सेटिस्फेक्शन मिल गया, पेट भर गया, भोजन मिल गया। अब थोड़े कुछ घंटों की छुट्टी, अब कम से कम घर जा अपने पिंजरे में जाकर के आराम करेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा बाहर तो निकलने नहीं देंगे। हालांकि बिल्ली को ये नहीं पता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली था, सत्य था कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसलिए थॉर्नडाइक वापस उसे पिंजरे में डाल देंगे। अब वापस पिंजरे में डाला, फिर जाके सोएगी, और सोने के बाद जब फिर उसे भूख लगेगी, फिर देखेगी पिंजरे के बाहर खाना है, और पिंजरे के बाहर खाना है, फिर प्रयास करेगी, फिर बाहर जाएगी, फिर संतोषजनक स्थिति उसको मिलेगी कि भरपेट भोजन मिलेगा। तो ये जो संतोषजनक स्थिति है, ये हमको क्लासरूम में इंश्योर करनी होती है, और यही इस नियम का सर्वोत्कृष्ट या सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। हम अपनी क्लासरूम में जब बच्चा कोई बिहेव करता है, कोई ऐसा कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो हम उसे प्रेज करते हैं। एक्चुअल में प्रेज करना, शाबाशी देना, टॉफी दे देना, यह इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बालक को संतोष प्राप्त हो, क्योंकि बालक को जब संतोष प्राप्त होगा तो बालक पुनः कार्य को करने के लिए फिर प्रयास करेगा, और संतोष नहीं मिला तो वो दोबारा प्रयास नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। और दोबारा प्रयास नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं, क्योंकि सीखने की कंडीशन आपको याद होगा, डेफिनेशन में हमने कहा था, अनुभव के आधार पर जो होता है उसे हम लोग अधिक हम कहते हैं अनुभव के कारण लाभ उठाने की योग्यता, या अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब उसे अनुभव करना ही नहीं है जी, क्योंकि जो इतना सब प्रयास करने के बाद उसे संतोष नहीं मिल रहा है। तो पहला नियम जो कि प्रभाव का नियम है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो बात बनेगी, और उसके बीच में एक संतोषजनक बंधन उत्पन्न हो जाता है। उसे मालूम है मजा आएगा, भोजन मिलेगा, कम से कम थोड़ी देर की छुट्टी हो जाएगी, तो बंधन, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब दूसरा जो बात आई, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब तत्परता। अब तत्परता ये कहती है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक तभी सीख सकता है जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रेडी हो, तैयार हो, तभी सीख सकता है। आप किसी के साथ जबरदस्ती करके उसको अनुभव प्रदान नहीं कर सकते। यानी कि व्यक्ति को तैयार होना चाहिए,
सीखने के लिए, तत्पर होना चाहिए। और ये तत्परता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से टीचर्स को सुनिश्चित करनी है। अब होता क्या ना कि बालक यदि मान लीजिए कि सीखना चाहता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो अभी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 रातों से सोया नहीं है, घर में शादी थी इसलिए अब 2 दिन से सोया नहीं, अब क्लासरूम में आया तो उसका मन लगने से बार बार नींद आ रही है, मन की कोई व्यथा है, मन घर में पता चला आ रहा था, दोस्तों से लड़ाई हो गई, बहुत जोर से लड़ाई हो गई, अब दिमाग में केवल वही चल रहा है, तैयारी नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूं उस वक्त, क्लासरूम में बैठा हुआ, आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, रुचि नहीं लग रही, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, तो मैं रेडी नहीं हूं। और जब मैं तैयार नहीं हूं किसी चीज को पढ़ने के लिए और टीचर पढ़ाया जा रहा है, यदि टीचर पढ़ाता है तो क्योंकि बालक रेडी नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तैयार नहीं, आप कैसे करोगे, क्या पढ़ाओगे उसको कि उसको पढ़ाओगे, समझ में नहीं आएगा। और ये वाली बात इस चीज में भी लागू हुई कि यदि थॉर्नडाइक बिल्ली को लेकर के जबरदस्ती कर रहे होते तो बात शायद उतनी नहीं बनती। बिल्ली को स्वयं उसने कार्य करना शुरू किया और भूख लगी तो स्वयं उसको शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि यार भूख लग रही है, अब तो चलना चाहिए, अब और प्रयास करने चाहिए, भोजन सामने रखा हुआ है, मुझे खाना है, कोशिश करूंगी, इवन 2 पिंजरे उसके अंदर से निकलने की कोशिश करूंगी, निकलने को कुछ मिल जाए। तो उसकी जो रेडी थी वो भोजन को प्राप्त करने के लिए, वो रेडीनेस उसके अंदर से आ रही थी। क्योंकि देखिए वो भूखी बिल्ली थी और भूखी होने के कारण शारीरिक आवश्यकता महसूस करने लगी और डिजायर है कि मैं चाहूं और वो आकर के खाना खा लूं। तो वो दोनों तरह से प्रिपेयर्ड थी और दोनों तरह से प्रिपेयर्ड होने के कारण ही तैयार थी, रेडी थी, इसलिए उसने इतने सारे प्रयास किए। अब आप थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज अवस्था में समझिए। चेंज ये है, बिल्ली ने जब खाना खा लिया था और वापस थॉर्नडाइक ने उसे पिंजरे के अंदर बंद किया, तब भी क्या वो पिंजरे को खोलने का प्रयास कर रही थी, या तब भी क्या वो वैसा ही कार्य कर रही थी जैसा वो भूखी होने पे करती है? नहीं। और यही बात कहने की इसमें ध्यान देने वाली है कि बिल्ली जो थी वो भूखे रहने पर ऐसा व्यवहार कर रही थी, अर्थात वो शारीरिक रूप से उसको अर्ज थी, भूख लग रही थी, ड्राइव उत्पन्न हो गई थी, वो अंतर्रोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसके कारण रेडी हो गई थी कि मुझे मिलेगा। तो शारीरिक रूप से एकदम रेडी थी वो कि मुझे वो जो चीज है वो प्राप्त हो। और यही चीज हम लोग क्लासरूम में देखते हैं। ये जो रेडीनेस है ना, ये क्लासरूम में हमको बहुत सारे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। पहली कंडीशन ये है कि विद्यार्थी स्वयं चाहता है कि हाँ यार मैं रेडी हूं, मैं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से तैयार हूं कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, ये ज्ञान मुझे चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, इसमें विद्यार्थी को संतोष मिल जाएगा क्योंकि मैं रेडी हूं ना, मैं तैयार हूं लेने के लिए, मेरी मनहद स्थिति भी रेडी है, मेरी शारीरिक स्थिति भी रेडी है, तो अब मैं जब कोई काम करूंगा तो मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन बाकी जो 2 स्थितियां हैं वो असंतोष वाली है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जो सहपाठी है वो आपको नहीं करने दे रहा है, तो आपको असंतोष होगा। विद्यार्थी है, क्लासरूम में बैठा हुआ है। अब विद्यार्थी जब क्लासरूम में बैठा होगा और मैं पढ़ने को तैयार हूं, मैं मास्टर साहब की बात को समझने को तैयार हूं, समझना चाह रहा हूं, मेरा बड़ा मन लग रहा है, शरीर में भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन भी है, मैं देख रहा हूं ब्लैक बोर्ड की तरफ, हाँ अब मुझे ये चीज सीखनी है। तब तक बगल वाला जो सहपाठी है वो ऐसे हाथ मारता है, ये कर दो, अच्छा मेरे को ये होमवर्क दे दो, अच्छा मुझे ये पानी दे दो, मेरे को पेंसिल दे दो, तो बार बार उसके ध्यान को भटका रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो खींच नहीं जाएगा? तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, ये असंतोषजनक स्थिति, वो बार बार उसको मेंटली डिविएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप काम करना चाहते हैं, आपका शरीर आपको परमिट नहीं कर रहा है, आपका शरीर आपको इजाजत नहीं दे रहा है, करना तो चाहता हूं लेकिन थक गया हूं, सोना है, या 2 दिन से नहीं सोया, 3 दिन से, इसलिए सोने की स्थिति आ गई। तो शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, व्यथित है आपका मन, उस वजह से आपने क्या किया, प्रॉब्लम में है आप, तो आपको असंतोष होगा।
आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और तीसरी स्थिति, ये भी असंतोष देगी। देखिए दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में क्या होगा, आप करना ही नहीं चाहते, आप रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपसे कराए जा रहे हैं, हे चलो बैठ के पढ़ो, जबरदस्ती माँ साहब आ गए डंडा लेकर के, अब डंडा लेकर के मैं ऐसा खड़ा हूं, अब चलो कैसे नहीं पढ़ोगे, ये संझावन लाल है या डंडा है, इस डंडे को देखो, यदि तुम्हारे अंदर तुम रेडी नहीं दिखाओगे मुझे तो मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा, या फिर नकारात्मक कुछ चीज करूंगा, नंबर कम दूंगा, या फेल हो जाओगे। तमाम ऐसी चीजें हैं, आप नहीं इंटरेस्टेड हैं, फिर भी आपको एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं वो फोर्स कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स कर रहे हैं। बिल्ली है, बिल्ली को एक्सटर्नल फैक्टर, आपने बाहर से कोई चीज चुभाने की कोशिश की, अब बिल्ली को चुभने की वजह से वो कर रही है, तो एक आपको बिल्ली को आप फोर्स कर रहे हैं, बिल्ली का मन नहीं है, बिल्ली को फोर्स किया जा रहा है, तो ये भी असंतोष वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो दूसरा जो सिद्धांत आया था, पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में फिर वही बात आ जाती है, या तो जो स्थिति है वो संतोष वाली है या असंतोष वाली है। आप रेडी अपने आप को दिखाइएगा, तो रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, रेडीनेस वाला एस्पेक्ट को समझिए। क्लासरूम में बालक विद्यार्थी को आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से रेडी करना है। अब मानसिक प्रकार से आप कैसे रेडी कर सकते हैं, मानसिक के प्रकार का मतलब आप इंटरेस्टिंग रुचिकर पढ़ाइए और तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें, भी बहुत लंबा डिस्कशन उस पर द्वारा हो सकता है, अगले टॉपिक्स अगले जो सेशंस होंगे उनमें भी हो सकता है, लेकिन हमको बालक को रेडी करना है कि वो क्लासरूम में इस बात को ध्यान दे कि जो पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़े। अब ये जो चीज आई, इसका दूसरा जो सिद्धांत था। तीसरा जो सिद्धांत था वो उन्होंने ये कहा कि जब आपको प्रभाव पड़ गया, प्रभाव का नियम समझ में आ गया, तत्परता का नियम समझ में आ गया, तो एक अभ्यास का नियम भी उन्होंने दिया। अब अभ्यास का नियम नाम से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस करिए। तो एक बात इसमें आती है कि हम यदि किसी कार्य को नहीं करते हैं, हम किसी कार्य को न करें तो बहुत हद तक हम उसे भूल जाएंगे। मतलब मैंने एक काम करना सीखा और सीखने के बाद सालों तक उस काम को मैंने नहीं किया, तो इस बात की अपार संभावनाएं हैं कि मैं उसको भूल जाऊंगा। अच्छा हुआ ये जो सिद्धांत था, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लिरिसिस्ट का जो एक लेखक हुआ करते, उन्होंने गाना बनाया कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। यदि ये नियम उन्होंने पढ़ लिया होता तो ये गाना ही नहीं बनता, क्योंकि यदि आप भूलना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, और भूलना कैसे चाहेंगे, डोंट यूज। आप अपना जो अनुभव आपको मिला, उस अनुभव को आप यदि प्रयोग में नहीं लाएंगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। और यही इस तीसरे सिद्धांत की अहम कड़ी है। जो ज्ञान प्राप्त किया, जो सीखा, उसे यूज करिए। अब यूज करना न करना दो चीजें हैं, और इसलिए फर्दर इसके फिर दो पार्ट्स हो गए। तो इसमें जो अभ्यास का नियम था, ये फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब अभ्यास का नियम ये कहता है कि आपने कोई चीज सीखी, और सीखने के बाद आपने उसको प्रयोग में लाया। मैंने एक डेफिनेशन लर्न की, मैंने एक बच्चे ने एक टेबल लर्न की, और टेबल लर्न करा दी एक बार माँ सामने, उसके बाद चुप। उसके बाद 1 साल बाद फिर उसी टीचर के पास जाए और उससे पूछे, वो स्टूडेंट से पूछे, टीचर बताओ वो 2 की टेबल तो मैं सुनाओ। अब क्योंकि उससे पहले उसने कभी उसको यूज नहीं किया, तो आपको लगता है कि 1 साल बाद वो टेबल उसको सुना पाएगा। और वहीं एक दूसरा विद्यार्थी है, वो 2 की टेबल वो लगातार हर दिन उसके पिताजी माताजी पढ़ते ही रहे, या उसको सुनवाते रहे, या उसे सुनते रहे, या उसके दीवार पे एक पेस्ट कर दिया कि 2 की टेबल लगा दी, तो क्या हुआ, प्राप्त ज्ञान को, जो आपको क्लासरूम में मिला, जो आपको एक्सटर्नल किसी फैक्टर से मिला, उस ज्ञान को आपने यूज किया, और यूज किया तो आपको याद रहा।
और वहीं ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, आपने कितनी ही मेहनत से उस बिल्ली ने, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, इसको बंद कर दिया था, उसने क्या किया कि यूज यदि नहीं करती तो वो भी भूल जाती। आपको वो एक पिक्चर याद होगी, बड़ी अच्छी, 3 इडियट्स पिक्चर है। 3 इडियट्स पिक्चर में जो हीरो था वो ये कहता है कि यार बड़ा अच्छा वैनिटी नंबर ले लिया होता, अब मुझे ऐसे नंबर याद रखने में दिक्कत होती है। अब याद इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहले हम लोग अपने मस्तिष्क में लिख लिया करते थे, डायरी में लिख लिया करते थे, किंतु अब हम लोग मोबाइल में सेव कर लेते हैं, और मोबाइल तो उसका किसी ने चुरा लिया तो फेंक दिया था उठा कर, तो उसे वो नंबर रिकॉल नहीं हो रहा था। तो ज्ञान तो उसे मिला था, मोबाइल नंबर तो उसे मिला था, लेकिन वो मोबाइल नंबर क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया इसलिए वो भूल गए, और वही बात तो इसे याद नहीं आया। आज भी यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपनी किसी बात को, पुरानी बात को बताइए या फिर किसी ऐसी चीज को मुझे एक्सप्लेन करिए, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उस ज्ञान को जो बहुत पहले प्राप्त किया, तो उस ज्ञान को लगातार प्रयोग करते चले आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और इस चीज का देता हूं। मैं स्पेशल बीएड को, स्पेशल एमएड को या फिर डीएड को पढ़ाते हैं, अगर जो टीचर्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको पढ़ाते हैं। एक ब्रेल का कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे ब्रेल सीखते हैं, अबेकस सीखते हैं, साइन लैंग्वेज सीखते हैं, तमाम ऐसी चीजें वो सीखते हैं। अब ये जो उपकरण स्पेशल वो सीखते हैं, ब्रेल सीखते हैं, तो जब तक उनकी प्रैक्टिस चल रही है, जब तक वो एग्जामिनेशन चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, तब तक तो चलो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब उन्होंने प्रयोग करना छोड़ दिया। जब वो यहां से जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि पास हो गए, तो अब जब तक वो स्कूल में नहीं लगेंगे तब तक वो ब्रेल पढ़ेंगे नहीं, ब्रेल को लिखेंगे नहीं, और धीमे धीमे करके ब्रेल करते, सर अब याद नहीं आ रहा, अब तो भूल गया हूं। वहीं एक विद्यार्थी उस ब्रेल का रोज एक लाइन लिखता है या एक शब्द लिखता है, उसे ब्रेल याद रहती है। तो जो अभ्यास का नियम है वो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज या अनयूज का है, कि आप प्रयोग इस्तेमाल में लाएंगे, उस अभ्यास करेंगे तो रहेगा, अभ्यास नहीं करेंगे भूल जाएंगे। और वो एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, अर्थात यदि व्यक्ति कोई कार्य को करना सीख जाए और बार बार उसका अभ्यास करे, तो जड़मति जो है, यानी जिसके पास बुद्धि थोड़ा कम है, वो भी सुजान बन जाता है, अर्थात वो भी बड़ा बुद्धिमान बन जाता है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के। मैंने प्रयास करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और रोज उसकी प्रैक्टिस करूंगा, और रोज प्रैक्टिस करने के कारण मेरा जो, मैं उसमें सिद्ध हस्तता प्राप्त कर लूंगा, मुझे एक्सपर्ट हो जाऊंगा। डेफिनेशंस हैं, आपने देखा होगा जो विद्यार्थी डेफिनेशंस को रटते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रटते हैं, वो उतना उसे बाद में लेटर ऑन बता नहीं पाते, लेकिन जो समझ करके बात करते हैं या उसको बार बार प्रयोग करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है या उनको ज्यादा अच्छा रिकॉल हो पाता है। आप कहते हैं टीचर्स हैं सर, टीचर्स ये पढ़ाते हैं, किताब लेके आते नहीं है और उनको सब याद रहता है और ब्लैक बोर्ड पर लेकर के लिखते चले जाते हैं। जो पुराना टीचर एक्सपीरियंस है वो यही कर रहा है। उसका रीजन है कि वो पिछले कई सालों से पढ़ाता चले आ रहे थे, क्योंकि वो प्रयोग में ला रहे थे। तो प्रयोग में लाएंगे तो क्या होगा, प्रयोग में लाने के कारण उनका ज्ञान चल रहा है, उनका जो लर्निंग का एस्पेक्ट है वो बना हुआ है। तो ये 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए। अब थॉर्नडाइक के बाद एक और महोदय स्किनर ने ये बात कही कि जो पुनर्बलन है उसे व्यवहार के रूप में दिया जाना चाहिए, और स्किनर ने ये वाली बात कही कि जो नकारात्मक पुनर्बलन है ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये एक सजा नहीं है, और हमारे मस्तिष्क में यही है कि नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब सजा, एक पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में बहुत फर्क है। पनिशमेंट को अलग करिए और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अलग करिए, पहले समझने की जरूरत है दोनों को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग, सजा अलग। तो इन्होंने जो थियोरी दी पुनर्बलन को हम बेस मानते हैं, 3 तरह के पुनर्बलनों को बताया। पुनर्बलन 3 प्रकार के बनाए, 2 प्रकार के। एक सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स,
तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित हुआ, संतोष दे रहा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और सेटिस्फेक्शन देने के कारण बाकी रही सही कसर टीचर ने पूरी कर दी। टीचर ने उसको शाबाशी दे दी, टीचर ने उसको एक टॉफी दे दी, टीचर ने उसको नंबर अच्छे दे दिए, उसको इमीडिएट पुनर्बलन मिल गया। और इस पुनर्बलन मिलने के कारण क्या होगा, अगली बार वह विद्यार्थी प्रयास करेगा कि और अच्छा करूं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्चुअल में क्या होता है, आपने किसी विद्यार्थी से एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का विद्यार्थी ने गलत उत्तर दिया, और गलत उत्तर देने के बाद आपने उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया, ऐसे गर्दन हिला दी, या आपने, इसके बहुत सारे तरीके हैं, तमाम तरीकों से मौखिक या जो भी तरीका आप समझे, आपने उसको नकारात्मक पुनर्बलन दिया। तो ये जो नकारात्मक पुनर्बलन है, आपने उसे पनिशमेंट नहीं दी। एक्चुअली आपने क्या किया कि उसने एक गलत बिहेवियर सामने रखा कि वो उसने सही उत्तर नहीं दिया। आप क्या चाहते थे उससे? सही उत्तर चाहते थे। तो सही उत्तर की डिमांड के कारण, क्योंकि आपको सही उत्तर नहीं मिला, तो आप उसके रेस्पॉन्स के बीच में और अपने रीइंफोर्समेंट के बीच में एक नेगेटिव बॉन्डिंग का काम दिखाते हैं, नेगेटिव बॉन्डिंग को प्रदर्शित करते हुए ये प्रयास करते हैं कि ऐसा नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़े जिससे वो इस बॉन्ड को वीकन कर दे, इस बॉन्ड को कमजोर कर दे, सो दैट वो जब अगली बार आए तो तैयारी के साथ आए और सही उत्तर दे। क्योंकि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसे बिहेवियर को प्राप्त करना है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। तो आप एक्चुअल में उस नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव कर रहे हैं, उस बॉन्ड को वीकन कर रहे हैं, उस बॉन्ड को कमजोर कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि पनिशमेंट अलग है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग है। आपने ना कह करके कि आपने, हमारा भारत देश कब आजाद हुआ, 1948 में आजाद हुआ, जैसे उसने बोला आपने मना किया, इट मीन्स आप उससे कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, आप उससे 1947 प्राप्त करना चाहते हैं, मिल रहा है 1948, तो उस बॉन्डिंग को कमजोर करना है जो कि 1948 के साथ होनी थी, उसको कमजोर करने की बात है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रकार के रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं कि जो बिहेवियर का रीअकरेंस का मतलब बिहेवियर बार बार रीअकर करे। हम जो अब यहाँ पे जो बिहेवियर है वो डिजायर्ड बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, कि डिजायर्ड बिहेवियर बार बार निकल करके आए। डिजायर्ड बिहेवियर, हम क्या चाहते हैं? डिजायर्ड बिहेवियर मीन्स वांछित व्यवहार प्राप्त हो। वांछित व्यवहार का मतलब हम जो सिखाएं वो सीख जाए, हम प्रश्न की डिमांड करें वो सही उत्तर दे, और सही उत्तर वही देगा जो समझ जाएगा, जो सीख जाएगा। तो ये बिहेवियर हम प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों ही रिइंफोर्समेंट से, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों यही काम करते हैं, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, उस बिहेवियर को शक्ति देते हैं। तो ये वाली बात रेडिकल बिहेवियरिज्म जो थी, इसके निर्णय का ही एक्चुअल में सजा द्वारा किसी व्यवहार को कमजोर किया जाता है, सजा, राइट? मैं पनिशमेंट की बात कर रहा हूं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। चलिए, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक ऐसे प्रयोगशाला में किया था, एक ऐसे पिंजरे में किया था जिसमें एक छोटा सा जानवर कुछ आ जाए। ध्यान इन्होंने ये दिया, इनका उनसे अलग इसलिए था, उनसे इन द सेंस थॉर्नडाइक से अलग ये था कि इन्होंने जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स कमरे के अंदर थे जो उसे भ्रमित कर सकते थे, जो कि उसकी जो ध्यान केंद्रण था उसको प्रभावित कर सकते थे, वो सब रिमूव कर दिए थे। कुछ नहीं था, एक अंधेरा बंद कमरा था, ना लाइट थी ना कुछ था, कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं, अर्थात उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता था। और वहीं अंदर एक खटका लगा हुआ था, उस खटके का बटन दबेगा तो उस रूम के अंदर ही भोजन आ जाएगा, उसी पिंजरे के अंदर भोजन आ जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट वाली बात थी कि आ जाएगा बिहेवियर, वो आप कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे? हर तरह से उन्होंने किया कि भाई आ गया, अब आने के बाद आपने भोजन प्राप्त कर लिया। जितने भी प्रयास
इन्होंने किए एक्सपेरिमेंट को सुनिश्चित करने के लिए। उसमें दो, पहले वाले से ये दो चीजें अलग थी। पहली बात तो ये भोजन अंदर ही आ गया, भोजन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। थर्नडाइक में भोजन बाहर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो स्किनर थे उसमें भोजन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही एक सही प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब होता है ना, हिट कर रहा था, तब सही जगह पर पड़ा तो भोजन वहीं आ गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस थे जो कि प्रभावित कर सकते थे, वो सब हटा दिए, रिमूव कर दिए थे उन्होंने। अब इन्होंने इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब, आप देखिए, जो पेवलोव ने कुत्ते पे एग्जांपल जो जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये कहता था कि लात टपकती है, घंटी बजाने से भी लात टपकी, भोजन देने से भी लात टपकी। तो ये जो दोनों बिहेवियर है, तीनों बिहेवियर है, ये कुत्ते के अंदर पहले से विद्यमान थे, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन स्किनर ने कहा कि ये जो हमने किया है, ये उसके अंदर पहले से विद्यमान नहीं था, ये तो वो सीखा है। तो उन एक तरह से उन्होंने पेवलोव को कहा कि नहीं, पेवलोव ने जो काम किया था उसका जो अनुबंधन था वो हमारे अनुबंधन से इसलिए थोड़ा सा फर्क है कि मेरे अनुबंधन में प्री ऑक्यूपाइड बिहेवियर नहीं थे। तो ये वाली बात ऑपरेंट कंडीशन में लेकर गया कि आप किसी वांछित व्यवहार को प्राप्त करने के लिए आप सक्रिय अनुबंधन का सहारा लेते हैं, पुनर्बलन का सहारा लेते हैं, पुरस्कार देते हैं आप। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी बनी, पुनर्बलन की थ्योरी बनी, पुनर्बलन दीजिए। नाउ, तो ये जो तीन चीज निकल गई, ये व्यवहारवाद से संबंधित थी। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा कॉग्निटिविज्म है। कॉग्निटिविज्म का मतलब संज्ञानवाद, और हमने बात की थी, शुरू ही किया था। संज्ञानवाद में आपको बताया होगा कि जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो इंटरनल प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन की। इंटरनल प्रोसेसिंग का मतलब मेरे मस्तिष्क में कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है, जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी प्राप्त की है, जो लर्निंग के थ्रू मैंने सूचना प्राप्त की है, उसकी मानसिक प्रक्रिया चल रही है। दो मनोवैज्ञानिक इसमें बड़े महत्वपूर्ण, एक जीन पियाजे, एक ब्रूनर। तो जरा पियाजे साहब को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे साहब ने क्या किया, जीन पियाजे जी ने, कि इनका जो संबंध था वो जानवरों से नहीं था, उन्होंने बच्चों पर किया। और बच्चों को भाई क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बच्चे नहीं बल्कि एक लर्नर है। उन्होंने उसको एक एनिमल की तरह न देख करके उन्होंने कहा कि दे आर द लर्नर, ये अधिगम करता है, अधिगम करता के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना है। और पियाजे की जो थियरी थी वो विकास पर केंद्रित थी, न कि अधिगम प्रक्रिया पर। अधिगम कैसे होगा इस पर केंद्रित नहीं थी। उन्होंने बताया कुछ चरण हैं, उन चरणों के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। एक विकास का चरण, दूसरा विकास का चरण, उन्होंने 4 चरण दिए थे। जब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है, पियाजे की थ्योरी को समझने के लिए 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहला, स्कीमा, अर्थात आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो स्कीमा का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी जिन चीजों से मिलकर के नॉलेज बन रही है, स्कीमास बन गए। देन इक्विलिब्रियम, संतुलन, इक्विलिब्रियम की स्थिति है। तराजू देख लीजिए, तराजू इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तराजू आपने रखा है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, वरना ऊपर नीचे होता है, इक्विलिब्रियम। दूसरा है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो एसिमिलेशन है, और जो लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है अकोमोडेशन। इन 4 चीजों को हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये होते क्या है। देखिए, तो आप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को याद करिए, जब प्रत्यय निर्माण हो रहा था। प्रत्यय निर्माण में क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, और उससे सूचना का संग्रहण करते हैं, सूचना बन जाती है। तो आपके मस्तिष्क में एक एग्जाम्पल, एक चीज आपने देखी, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हैं और मुंह है, पूंछ निकल रही है। तभी माता जी ने कहा कुत्ता। कुत्ता समझ में आया कि ये कुत्ता है, और कुत्ते की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उस वक्त दिखाई दी, उस वक्त इन द सेंस माता जी ने दिखाया कि देखो ये जो पुस्तक है इसमें ये कुत्ता है। आपको कुत्ता दिखाई दे गया। चित्र में क्या दिखाई दे रहा था, चित्र में उसकी 4 पैर दिखाई दे रहे थे, एक पूंछ दिखाई दे रही थी, एक 2 कान दिखाई दे रहे हैं, मुंह दिखाई दे रहा है जो इस तरह का आगे निकला हुआ है। आपने एक मस्तिष्क में स्कीमा डेवलप कर लिया, कुत्ता, 4 टांग हुई, पूंछ, मुंह आगे निकला हुआ, और इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब आपने उस कुत्ते को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिया।
स्कीमा डेवलप हो गया कुत्ता। आपको एक दिन पिताजी, वो क्योंकि माताजी ने पुस्तक में दिखाया था, देखिए ये आपने चित्र देखा था, उसी स्कीमा को आप मस्तिष्क में रख करके कहां चले गए, एक दिन पार्क में पापा जी के साथ घूमने गए, बहुत छोटे की बात कर रहा हूं, वहां पे आपने उस कुत्ते को देखा। अब उस कुत्ते में आपने एक चीज देखी, कुत्ता का ना जो खाल थी ऊपर की, उस पर बाल लगे हुए हैं, तो कुत्ते में फर लगा हुआ है, बड़ा बाल छोटे छोटे, बड़ा देखने में, टच करने में अच्छा लग रहा, दिखाई दिया। अच्छा, तब आपने क्या किया, ये समझ में आया, अच्छा इसके बाल हैं। इतनी देर में वो कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को देख के भौंकने लगा, बात करने लगा। जब भौंका तो आप डर भी गए, और डरने के बाद पिताजी से गए, ये क्या हो गया। आपको आपकी माताजी ने बताया था कि कुत्ता ऐसा होता है, जिसमें ना तो माताजी ने उस वक्त ये बताया था कि कुत्ते के शरीर पे ऐसे बाल होते हैं, और ना ही ये बता पाई थी कि वो भौंकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको पिक्चर में दिखाई नहीं दी थी। तो जब पार्क में पहुंचे तब आपने देखा कुत्ता दिखाई दिया। अब कुत्ता जब दिखाई दे गया तो अब आपने क्या किया, वो दो इंफॉर्मेशन नई आ गई। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, कुत्ते की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी कुत्ता ही था, पापा उसको भी कुत्ता कह रहे हैं, लेकिन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको और ऐड करनी है। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई पार्क में, इसके कारण क्या हुआ कि आपके मस्तिष्क में उथल पुथल मचनी शुरू हुई, और एक डिसइक्विलिब्रियम आपके मस्तिष्क में क्रिएट हो गया कि माताजी ने तो ये बताया था कुत्ता। अब 2 चीज, उसके बाल भी हो गए और उसकी पूंछ भी हो, पूंछ तो खैर पिक्चर में भी थी, बाल भी है और भौंकता भी है। तो अब आपने क्या किया, पिताजी के कहने पर उस स्कीमा में 2 इंफॉर्मेशन और घुसा दी। 2 इंफॉर्मेशन और क्या घुसाई कि जी कुत्ता भौंकता भी है और कुत्ते के बाल होते हैं। तो ये डिसइक्विलिब्रियम फिर इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया, नई इंफॉर्मेशन आई, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब फिर एक दिन गए आप, तो एक दिन वहां पे बकरी दिखाई दी। अब बकरी के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग वही है, लेकिन कुत्ता भौंका तो आपने भौंकने वाली इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तब तक बकरी भी भौंकेगी तो नहीं, बकरी में मियाई। तब एहसास हुआ कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ये समझ में नहीं आया क्या हुआ। तब पिताजी ने बताया, ना दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज गोट, इसके पास भी 4 पैर है, इसके पास भी वैसा ही मुंह लगभग, इसके पास भी लगभग वैसे ही आंखें हैं, इसके पास भी लगभग वैसे ही कान है, इसका भी फर है, पूंछ भी है, सारी चीजें हैं, बोलने का फर्क है। या हम बिल्ली को एग्जांपल दें, बिल्ली का फर्क है, बिल्ली भी लगभग ऐसी देखने में लगती है, बिल्ली का साइज छोटा होता है, लेकिन साइज की बात तो ना पिताजी ने बताई थी ना माताजी ने बताई थी। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसके कारण क्या हुआ कि एक नया डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, और डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करके पिताजी ने कहा नहीं इसे छोड़ दो, ये तो अलग ही चीज है, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है नया। अब आपका फिर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, नहीं ये अलग चीज है, ये बकरी है और ये कुत्ता है। एक्चुअल में करते क्या है, जैसे आप एसिमिलेट करते हैं, उस ज्ञान को एसिमिलेट करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ रहे हैं ना पहले वाले इंफॉर्मेशन में, और धीरे धीरे करके आप अकोमोडेट होते चले जाते हैं, अकोमोडेट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को। ठीक वैसे ही जैसे अमीबा करता है, अमीबा क्या करता है, अमीबा जो खाना खाने का तरीका है, ठीक वैसे ही गुब्बारे में आप हाथ डालते तो गुब्बारा ऊपर से आपको ऐसे कवर कर लेता है। आप यदि गुब्बारे में कम हवा भरेंगे, उसके अंदर ऐसे उंगली घुसाएंगे तो ऊपर से आपको जकड़ लेगा ना, ऊपर से बंद कर लेगा, जैसे अमीबा खाना खाता है स्यूडोपोडिया से, तो अपने आप को बंद कर लेगा और वो ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो ये 4 एस्पेक्ट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, स्कीमा, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम भी कह लीजिए, एंड एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो इन सब चीजों को जानने के बाद जो बात लर्निंग को लेकर के पियाजे ने कही कि आपका एसिमिलेशन शुरू होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, फिर आप इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम के बाद में फिर एक नई स्थिति उत्पन्न होगी, नई सिचुएशन आ गई, नई सिचुएशन के साथ में फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। अब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करने के बाद फिर आप अकोमोडेट होंगे, फिर वापस पहुंच जाएंगे एसिमिलेशन पर, एसिमिलेशन से फिर क्रिएट करेंगे अपने साइकिल को, फिर साइकिल लगातार चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया भी हो जाती है। नाउ उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे पियाजे ने, सेंसरी मोटर स्टेज थी,
एक प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक कंक्रीट ऑपरेशन और एक फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये 4 स्टेजेस बताए उसको उन्होंने, चार एज वाइज उन्होंने विभक्त कर दिया। 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 साल से बियॉन्ड जो होगा वो फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज में चला जाता है। तो पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 साल तक की है। जो बेसिक, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर है वो है जो लर्न कर रहा है बालक, उसका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना, वही सब कुछ है। उसके सामने यदि कुछ इमीडिएट एनवायरनमेंट के आगे नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपका एक बालक, यदि ये मोबाइल में किसी को लेकर के पहुंचूं और मोबाइल से खेलने लगे और मुझे चिंता हो जाए कि यह मोबाइल तोड़ देगा, तो 2 साल से कम का यदि बालक है तो उसे लेकर के ऐसे फेंक देगा, ये कौवा ले गया। तो उस परिघटना के कारण, क्योंकि वो मोबाइल उसकी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है। तो आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज की कहानी थी कि सामने है तो है, नहीं है तो नहीं है, वरना कौवा ले जाएगा। ये बात मान के, एक बात महत्वपूर्ण चीज थी कि ये इस स्टेज में तो और सेल्फ ही होता है, एनवायरमेंट, क्यूरियोसिटी होती है, वो कोशिश करता है तमाम चीजों को सीखने की, और उसके सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज बड़ी इन्वॉल्व रहती है। दूसरी जो बात आती है, दूसरा जो स्टेज आती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कहती है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज ये स्टेज है जो कंजर्वेशन की स्टेज हम लोग कहते हैं। कंजर्वेशन इस बात का द्योतक है कि यदि आप 2 साल से लेकर के 7 साल तक के बालक को ये कहें कि ये बड़ा गिलास है, ये छोटा गिलास है, छोटे गिलास में सामग्री ज्यादा भी होगी या उसको जो ज्यादा नजर आ रहा होगा ना, वो उसी को ऑप्ट करेगा। उसी को ऑप्ट करेगा मतलब क्योंकि उसे ज्यादा दिखाई जा रहा है। एक पतले गिलास में, बहुत पतले गिलास में आप लिक्विड भर दीजिए या कोई जूस भर दीजिए या कोल्ड ड्रिंक भर दीजिए तो उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि उससे कहीं ज्यादा सामग्री छोटे से गिलास में, क्योंकि वो चौड़ा है लेकिन वो कम दिखाई दे रहा है, तो बालक उस बड़े गिलास को ऑप्ट करेगा क्योंकि अभी उसके मस्तिष्क में कंजर्वेशन की स्थिति नहीं आई है। He will be feel difficulty in getting this the concept of conservation क्या है। अब यही चीज आप देखिए, आप एक बालक के हाथ में 2000 रुपए का नोट है और आपको चाहिए, और चाहिए के लिए तो आप उससे कहते हैं, आप उसे 10-10 रुपए के 2 नोट पकड़ाइए और 10-10 रुपए के जब 2 नोट आप उसको देंगे तो आप उससे 2000 रुपए लेने की स्थिति में आ जाते हैं। उसे लगता है कि मेरे पास अब 2 नोट आ गए या मेरे पास 5 नोट आ गए, क्योंकि बचपन में हमारे साथ, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। बड़ा नोट बड़े बुजुर्ग ले लिया करते थे, हमको छोटे छोटे नोट पकड़ा दिया करते थे कि ये इसकी, देखो मैंने आप तुमको कितने सारे नोट दे दिए। कंजर्वेशन भी वहां पर है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट में भी डेवलप नहीं हुआ है। ये एक स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। प्री ऑपरेशनल या ऑपरेशनल भी स्टार्ट होना है। एंड देन इसमें एक बात और आती है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक होता है कि आप, मैं मीन्स फियर ऑफ डॉग, मतलब काफी चीजें देख लेते हैं। मैं यदि कुत्ते से डर रहा हूं तो सबको कुत्ते से डरना चाहिए, ये सब कुत्ते से डरते हैं, ये वाली बात आती है। और इसी स्टेज में एनिमिज्म की कहानी उत्पन्न होने लगती है। एनिमिज्म का मतलब आप देखेंगे बालकों को गुड्डे गुड़ियों से खेलना शुरू करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में जो बच्चे होते हैं वो टेडी बियर से अपनी कहानी करना शुरू करते हैं। टेडी बियर को खेलना, उसको दूध पिलाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ मारना, उसको अपने साथ सुलाना। तो एनिमिज्म, इस तरह की चीजें उत्पन्न होने लगती है इस स्टेज में, इगोसेंट्रिक स्टेज होने लगती है। नाउ अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आती है, 7 से 11 साल तक है। अब यहाँ पर उसका पैसे देकर के काम नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा रिजिड हो गया है। अब उसकी थिंकिंग डेवलप हो गई है। अब वो कुछ सेट्स, इंटर रिलेशनशिप डेवलप करने लगा है। अब चाइल्ड कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट सेट्स, क्लासिफिकेशन करने लगेगा, सीखने लगेगा, क्लास कंजर्वेशन आ जाएगा उसके अंदर। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम ये 10-10 के 2 नोट ले लो, 2000 रुपए का नोट दे दो। अब चीज में चला गया वो। 7 से 11 साल तक के बच्चों को करके देखिए, ही विल नॉट गिव यू, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो लॉजिक बैठ गया है, वो जानता है कि वैल्यू क्या है, राइट। तो ये सब चीजें 7 से 11 साल। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड प्रॉब्लम, इन सब चीजों में आ गए हैं। एक पर्सनल यूनिकनेस की बात आ जाती है, एडोलसेंट की बात आ जाती है। एडोलसेंट की बात ये कहता है कि भाई एक ईगो, सेल्फ पर्सनल,
यूनिकनेस है, मैं ही यूनिक हूँ, ये चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो ये वाली बात पियाजे ने कही। अब इसी चीज को देखते हैं, ये जो कॉग्निटिव वाली जो सिद्धांत है उसमें दूसरे जो सज्जन थे वो ब्रूनर ने कहा कि पाठ्यक्रम जो है ना वो एक चक्रीय माध्यम में होना चाहिए। चक्र समझते हैं, चक्र घूमता जा रहा है, स्पाइरल, वो चक्र का मतलब वह चक्र नहीं, एक स्पाइरल से संबंधित है। जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं तो वो घूमते घूमते ऊपर चलती चली जाती है। और उन्होंने ये किया कि स्पाइरल का मतलब जहां से चक्र घूम के आ रहा है वहां पे जब दोबारा वहीं पर पहुंचेगा तो उससे एक स्टेप ऊपर उठ चुका होगा, एक स्टेप आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन होगा वो पहले वाले से संबंधित। ये वाली बात ब्रूनर की थ्योरी में निकल करके आई, और ब्रूनर ने जो बात कही, एक चक्र मतलब चक्रीय माध्यम से उसको सीखना चाहिए, एक स्पाइरल चीज बनानी चाहिए। उन्होंने भी इस बात का वो किया। ब्रूनर ने भी कुछ स्टेजेस बताई। ब्रूनर की स्टेज, एक मिनट सर, ब्रूनर ये बताना चाहते, ब्रूनर जिस तरह से पियाजे ने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई। और 3 स्टेजेस थी। जो पहली स्टेज थी वो इनएक्टिव स्टेज थी। इनएक्टिव स्टेज का मतलब जन्म से 3 साल तक। जो दूसरी स्टेज बताई वो आइकॉनिक स्टेज थी, वो 3 से 8 साल तक। और जो तीसरी स्टेज थी वो सिंबॉलिक स्टेज थी, जो कि 8 साल से अबव वाली स्टेज थी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ब्रूनर ने समझाने की कोशिश की विकास के भी कुछ चरण होते हैं, तो वो उन्होंने बताने का प्रयास किया और बताया कि जो भी विकास के चरण है वो एक्चुअल में प्रत्येक विकास के चरण अपने अपने प्रभावी होते हैं और प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो एक एक करके इन स्टेजेस की जानने की कोशिश करते हैं। पहली जो स्टेज थी वो है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज थी वो 3 साल तक। उन्होंने जो सेंसरी ऑपरेशन कही थी, जो पहली स्टेज की 2 साल तक बताई थी, ये जो स्टेज बताई इन्होंने ये 3 साल तक बताई। और ये कहा कि बालक जो अपने एनवायरनमेंट में जो वस्तुएं उपस्थित हैं उन्हीं के प्रति जो आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं ना, उससे संबंधित है। अब क्रिया प्रतिक्रिया से मेरा तात्पर्य है, एक छोटा बालक है, बहुत छोटा बालक है, छोटा बालक के पास आप जो भी वस्तुएं उसके आसपास देखेंगे वो उन्हीं से इंटरेक्ट करता रहता है और उन्हीं से सीखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप ब्लॉक्स वाले गेम देना बड़ा पसंद करते हैं। बर्थडे आती है तो यार ये बच्चा इस वक्त ऐसी स्टेज में, इन्हें ब्लॉक्स वाले गेम दीजिए, तो वो क्या करेगा कि उन ब्लॉक्स से खेलना सीखेगा। खेल खेल करके वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से एक लॉजिकल स्वीपिंग, ये सब चीजें करना सीखता है। तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट उसके आसपास जितने भी उपलब्ध है उनके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है। अब वो इंटरेक्शन जब होता है, उस इंटरेक्शन के कारण व्यक्ति सीखता है। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? मस्तिष्क में। और वही बात देखिए, कॉग्निटिव थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो हो रही है उसी कारण उन्होंने कॉग्निटिविज्म का आधार बनाया अपनी थ्योरी को, कॉग्निटिविज्म थ्योरी कहा लर्निंग की। मुद्दे की बात, इनएक्टिव जो स्टेज बताई उन्होंने कहा कि वस्तुएं आसपास जितनी भी होंगी उसी के द्वारा बालक सीखेगा। आप देखिए, आप किसी प्ले ग्रुप स्कूल में जाने की कोशिश करेंगे, प्ले ग्रुप जो 3 साल से कम के बच्चों का स्कूल है, आप किसी भी क्लासरूम में जाएंगे, गिनती इन सब चीजों की कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहां तमाम ब्लॉक्स रखे रहेंगे, गोले, कलरफुल चीजें, काउंटिंग के लिए बॉल्स रखी रहेंगी, तमाम ऐसी चीजें रखी रहेंगी और बालक उससे इंटरेस्ट। आप बच्चे के घर पे भी जाएंगे ना, तो जितने खिलौने होते हैं वो एजुकेशन पर्पज के नहीं होते हैं, उस पर 2 3 4 नहीं लिखा रहता है, लेकिन खेलने की चीजें होती है कि एक के अंदर एक गोला डाल दो, फिर दूसरा गोला डाल दो, पहले बड़ा गोला डालो, फिर छोटा डालो, उसके बाद और छोटा, उसके बाद छोटा, पिरामिड बना दीजिए। ये कुछ प्रयास बालक उन्हीं से थ्रू खुरपेश में लगा रहेगा, उसी के थ्रू बनाता रहेगा, वही सब करते रहेंगे। ये सब काम इनएक्टिव स्टेज में चलते हैं। इसलिए प्ले ग्रुप स्कूल्स में आप देखेंगे कि इस तरह की सामग्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो आता है स्टेज वो है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जो बनी है वो आइकन से बनी है। आइकन का मतलब आइकन है, एक संकेत है, एक का मतलब एक एंटिटी। अब जो बालक अधिगम का दूसरे मॉडल में प्रवेश करेगा उसका जो सीखने का माध्यम है वो चित्र हो जाते हैं, मॉडल्स हो जाते हैं। मॉडल्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सीखता है। तो 3 से 8 साल की स्टेज आइकॉनिक स्टेज है। आइकन से ही वो सीख रहा है और आइकन से सीखने का तात्पर्य है
अब आप फिर स्कूलों में जाइए, किसी प्ले ग्रुप में जाइए, प्ले ग्रुप में आप किसी भी प्ले ग्रुप की दीवारों को देख लीजिए, दीवारों पर टेबल लिखी रहती हैं, इवन स्टेयर के सीढ़ियों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तमाम संकेत इधर-उधर लिखे रहते हैं और बालक उसी को देखते-देखते सीखता रहता है। उसी को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहता है, चित्र देखता है, तस्वीरें देखता है। आप पुस्तकें उठा करके देखिए इस एज ग्रुप की, 3 साल से 8 साल का मतलब बच्चा प्ले ग्रुप में या 1 में या 2 तक पहुंचेगा मैक्सिमम। जितनी भी पुस्तकें आप इस एज ग्रुप की उठा करके देखेंगे ना, उतनी सारी पुस्तकों में पिक्टोरियल पुस्तकें होती हैं और पिक्टोरियल पुस्तकों का बच्चा समझने की कोशिश करेगा। यहां पर यदि हम बात करें, अभी मैं थोड़ा सा इसमें लीक से हट करके एक बात कहूंगा, ये जो पिक्टोरियल बुक्स हैं ये एक्चुअल में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का विरोधी है, क्योंकि ये जो बच्चे दिव्यांग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या जिनको और समस्याएं, मानसिक समस्याएं हैं, वो बच्चे इन किताबों को पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमको रीडिजाइन चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं आइकॉनिक स्टेज पे दोबारा से आता हूँ। आइकॉनिक स्टेज का मतलब बालक चित्रों के माध्यम से, आइकन्स के माध्यम से सीखता है, आइकन्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। नाउ तीसरी जो स्टेज है वो है सिंबॉलिक स्टेज, और ब्रूनो ने इस बात पे कहा कि अधिगम के लिए बहुत जरूरी है कि वो संकेत की गतिविधियों को भी आप में शामिल करें, और उसको सम्मिलित किया ही जाना चाहिए। इसमें बालक अमूर्त पदों का चिंतन करना सीख जाता है, वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। मेरा ग्लास लाओगे? वो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है जिससे बालक अमूर्त चिंतन करते हुए एक सिंबॉलिक सिंबल्स पर विचार करने लगता है, सिंबल्स के आधार पर अपनी लर्निंग को ग्रहण करने लगता है, और ये चीज सिंबॉलिक निकल करके आती है सिंबल्स को लेकर के। तो ये वाली बात ब्रूनर ने कही थी कि क्या हो सकता है, और इसलिए आप देखेंगे जो हमारा क्लासरूम में चीजें होती हैं, आप बहुत सारे मॉडल्स लेकर के जाते हैं, टीएलएम लेकर के जाते हैं, आपने देखा बहुत सारी सामग्री आप लोग क्लासरूम में क्यों लेकर के जाते हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चों के क्लासरूम्स के आगे चारों तरफ जो टीएलएम होता है वो क्यों, किस तरह से मदद करता है, क्योंकि बच्चा उस स्टेज में है कि उसके लिए वही महत्वपूर्ण है। आपको कोई चीज दिखानी है, चित्र दिखानी है, आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, डायनासोर था, डायनासोर के बारे में आपको पढ़ाना था, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, डायनासोर इससे पहले कभी समझ में नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन जुरासिक पार्क पिक्चर देखी उस दिन समझ में आया कि डायनासोर वास्तव में होते क्या है, उनका आकार क्या होता है, या कैसे वो रहे होंगे। आप समझ रहे कि डायनासोर उसी दिन स्पष्ट हुआ था हमारे जैसे इस ग्रुप के लोगों को जिस दिन जुरासिक पार्क देख ली थी। तो बताइए, डायनासोर का आकार बहुत विशाल होता है, डायनासोर ऐसे होते हैं, डायनासोर इस तरह से गतिविधियां करते थे, इसलिए डायनासोर समाप्त हो गए। तो वहां पर पिक्टोरियल माध्यम से आपने बताने का प्रयास किया, तो ये चीज निकल करके आई ब्रूनर के थ्योरी में। अब तीसरी जो सेगमेंट आता है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब कुछ चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपको बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी या बालक या मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसको संरचित करता है, उसको बनाता है, राइट। तो इसीलिए उसको संरचनावाद कहा। संरचनात्मक जो थ्योरीज है उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। पहली है वाइगोट्स्की की थ्योरी और दूसरी है बंडूरा की थ्योरी। वाइगोट्स्की नाउ एक एक करके उन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। वाइगोट्स्की की थ्योरी क्या कहती है? एक्चुअल में वाइगोट्स्की की थ्योरी थी, उसने जो लर्निंग है उसमें समाज क्या कर रहा है, मतलब मैं यहाँ हूँ और मेरा एनवायरनमेंट या मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट, मेरा समाज मेरी लर्निंग में कैसे मेरी हेल्प करेगा, या क्या हेल्प नहीं, या क्या कर रहा है, उस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी वो सीख रहा है, वो अपने वातावरण की अंतःक्रिया के कारण सीख रहा है। वातावरण के साथ मैं अंतःक्रिया कर रहा हूं, उसके कारण सीख रहा हूं, उसको हम लोग मानते हैं कि वो एक प्रतिक्रिया है उस वातावरण के साथ। अब आपने देखा होगा कि व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहां की बोली सीख लेता है। आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन एक्सेंट में बात करने लगते हैं, आप किसी ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो आप उस एक्सेंट में बात करने लगते हैं जिस लहजे से वो बात वहां का ग्रामीण परिपेश करता है। आप यदि सदर्न पार्ट में जाएंगे तो आप वहां के लहजे में
बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी सराउंडिंग आपको वो चीज सिखाती है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, लर्निंग का तरीका भी, राइट। तो ये सब चीजें निकल करके आती हैं। इन साहब ने, वाइगोट्स्की ने, कि 3 बातें कही थी, 3 थियरीज दी थी। पहली थियरी थी, जो बात उन्होंने कही, वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। और आप देखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब मेरे लिए क्या समाज है। यदि बालक बहुत छोटा है तो उसका समाज क्या है, बालक एडोलसेंट हो जाता तो उसका समाज क्या है, बालक वयस्क है तो उसका समाज क्या है। 2 साल का बालक के लिए परिवार, माता पिता ही केवल उसका समाज होते हैं। तो उस इंटरेक्शन के थ्रू क्या सीख रहा है, जब वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जब हम बाल्यावस्था कहते हैं, तो उसका समाज क्या है। जब वयस्क हो जाता है, जब वो किशोर हो जाता है, तो उसका समाज क्या है। तो सोशल इंटरेक्शन, वहां से वो क्या सीखता है। देन एक आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और तीसरी जो बात उन्होंने कही, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्हीं तीनों को जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। और सामाजिक अंतःक्रिया बड़ा अच्छा लगेगा जान करके, जब भी कोई बालक सीखता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो बालक में 2 बार परिवर्तन होते हैं। पहली बार, 2 बार, 2 जो चेंजेस होते हैं 2 बार होंगे। पहला, उसे हम कहेंगे इंटरपर्सनल, इंटर साइकोलॉजिकल, या हम ये कहें कि 2 लोगों के बीच में, ये आदमी और ये आदमी, ये 2 लोग हैं, इसको देख करके ये क्या हो रहा है, इसको देख करके इंटर। तो ये जो 2 चेंजेस है, फर्स्ट जो साइकोलॉजी, जो सोशल लेवल है, वो ये है। और दूसरा है विद इन द पर्सन, यानी मेरे अंदर इनसाइड मैंने कुछ देखा कि पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया। तो ये चीज निकल गया, तो इंट्रा साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो 2 परिवर्तन हुए, पहले मैंने दूसरे को करते हुए देखा, और दूसरी बार जब मैं स्वयं के अंदर इंट्रा पर्सनल की बात करता हूं। उनको ये लगता था कि जो बालक होते हैं बड़े क्यूरियस होते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों को, एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके अपनी ओन लर्निंग पेस वो डिस्कवर करते हैं, और उसी लर्निंग पेस को उन्होंने सोशल इंटरेक्शन कहा। अब आप समझ लीजिए कि प्रत्येक बालक का चरण, जब वो जिस स्टेज में है, उसके लिए उसका एनवायरनमेंट क्या है, वहां से वो चीजें सीखता है। एक बालक दूसरे बालक को करते हुए देखता है, एक बालक अपने माता पिता को करते हुए देखता है, एक बालक अपने सहपाठियों को करते हुए देखता है, और एक बालक अपने और सीनियर्स को करते हुए देखता है। तो ये सोशल इंटरेक्शन से काम सारा चल रहा है। इसी को थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए, नाम में स्पष्ट हो रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब जो मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है। जो MKO है, तो MKO से यहां तात्पर्य है कि जो मुझसे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति है, जो जिसकी जो एबिलिटी है वो मुझसे ऊपर है, लर्नर से ऊपर। मैं लर्नर तो मुझसे ज्यादा है। अब वो उसका एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हो सकता है कि मेरे से ज्यादा वो ज्ञानवान हो, तो वो उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, होते ही हैं, उसके टीचर्स होते हैं, अदर एडल्ट्स होते हैं, उसके चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है, एडल्ट्स हो सकते हैं। जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं जो क्लास के, मैं 6th क्लास में हूं तो 7th 8th क्लास के बच्चे मोर नॉलेजेबल में जाएंगे। इवन समटाइम्स उसके सहपाठी होते हैं, वो मोर नॉलेजेबल अदर की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर, गूगल, ये सब मोर नॉलेजेबल अदर की कैटेगरी में है। तो व्यक्ति करता क्या है, अपने आप को उस मोर नॉलेजेबल अदर के ऊपर डिपेंडेंट पाता है, करता है, जिससे वो उनसे कुछ सीख पाए। क्योंकि अभी उनकी जो हायर एबिलिटी लेवल है मुझसे ज्यादा है, तो मैं उससे सीखूंगा। दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हुआ ना, दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करके हमने वो किया, हमने उससे देखा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जान रहा है। और जो तीसरी बात निकल करके आई, वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि एक बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या अचीव कर सकता है। मैं आज एक चीज सीख गया, मैंने एक आदमी को एक काम करते हुए देखा, मैंने उसे चीज सीख ली, तो मैं उस पर्टिकुलर कार्य को अकेले किस तरह से कर सकता हूं, या दूसरे साथी की मदद से, दूसरा साथी का मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, उसकी मदद से किस तरह से कर सकता हूं। तो ये जो एनकरेजमेंट, जो गाइडेंस एनकरेजमेंट मिल रहा है, इसकी वजह से, स्किल पार्टनर की वजह से मिल रहा है, यही ZPD है कि मैं मोर नॉलेजेबल अदर के कारण
दूसरे से कैसे सीख पा रहा हूं। वाइगोट्स्की ने तो ये कहा कि एक्चुअल में लर्निंग यही होती है, जब आप दूसरे व्यक्ति को देख करके जब आप अपने आप सीखने लगेंगे, अपने आप करने लगेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब ये जो आदमी काम कर रहा था अभी दूसरे की मदद से कर रहा था, दूसरे टीचर्स उसको मदद कर रहे थे, शिक्षक मदद कर रहा था, माता पिता मदद कर रहे थे। नाउ ही इज इंडिपेंडेंट, अब वो खुद सीख गया। अरे सपोर्टर वाली साइकिल याद है आपको, जो साइकिल सपोर्टर जिसमें लगा दिया करते थे, अभी तो वही सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद से चल रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा सीखेंगे, सपोर्टर हटा देंगे और नॉर्मल दो पहियों वाली साइकिल पे चलेगी। फिर अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, दो की टेबल समझ में नहीं आती थी तो बड़े भाई को लगा दिया, ए बेटा इसको सिखा, तो वो सिखा रहा है, 2 एकम 2 2 3 4। अब वो उसको देख देख के सीखेगा। कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन की बात है, वो भी वहीं पे करने लगे। सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं कि आप कैसे कम अक्रॉस विद द फैमिलियर अनफैमिलियर टास्क, क्या फैमिलियर टास्क है वो आप कैसे कर रहे हैं, अनफैमिलियर टास्क है वो आप कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें हो जा रही थी कि ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो महत्वपूर्ण, बच्चा वहीं सीखता है। अब इसी को हमने एक्चुअली जो बात कही है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में कही, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। विद्यार्थी या लर्नर अपनी नॉलेज को खुद गढ़ रहा है, खुद बना रहा है, संरचना कर रहा है। यहीं पर जो दूसरी थियरी देते हैं वो है बंडूरा जी। बंडूरा जी ने क्या किया, उसको सोशल लर्निंग थियरी कहा और उन्होंने कहा पुनर्बलन और सजा, ये वाली बात भी उन्होंने की कि भाई पहले उस पर केंद्रित था, लेकिन बाद में उन्होंने इसी थियरी को कहा कि नहीं भाई ये तो दूसरों से देखने पर आधारित है। हालांकि पहले भी वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स से बड़े प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरों से देखने पर जोर देना शुरू कर दिया कि दूसरों को देख करके हम सीखते हैं। बंडूरा ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बोबो डॉल का नाम था जिस डॉल की सहायता से उन्होंने बालकों पर एक्सपेरिमेंट किया। और बोबो डॉल इस तरह की डॉल थी, जैसे आपने देखा होगा एक बहुत पुरानी एक प्लास्टिक की हवा भरने वाली डॉल आया करती थी जिसके नीचे रेत भरी रहती थी। तो रेत क्या करती थी, आप उसको भरते थे तो बार बार नीचे जाती थी फिर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि नीचे वजन ज्यादा है, हवा के कारण वो नीचे ढूंढती थी फिर खड़ी हो जाती थी। उसे हिट मी कहा करते थे। तो आप हिट करिए और फिर खड़ी हो जाएगी, फिर हिट करिए फिर खड़ी हो जाएगी। उस तरह की डॉल का स्ट्रक्चर उन्होंने डिजाइन किया था, उसको उन्होंने बोबो डॉल कहा। और बोबो डॉल में उन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट में, पहले मैं एक्सपेरिमेंट के जिस्ट थोड़ा आपके साथ में डिस्कस कर लूं कि एक ऐसा तरीका बताया कि बालक हिंसात्मक व्यवहार देख करके सीखते हैं। हिंसा समझते हैं, आप डॉल को मार रहे हैं तो डॉल को मारने का मतलब आपने हिंसा करते हुए देखी, सीखी। इन्होंने क्या किया था कि 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, कुछ लोगों को हिंसात्मक ग्रुप पे सामने रखा, कुछ लोगों को अहिंसात्मक ग्रुप में रखा, हिंसा वाले अहिंसा वाले दोनों अलग अलग कर दिया। और ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, अल्टीमेटली उन्होंने निकला कि बालक उस व्यवहार का ही अनुसरण करता है जिस वातावरण में वो रहा था। अगर आप एक्सपेरिमेंट को आगे समझेंगे, मैं एक बार फिर दोबारा बोल दूं इस चीज को, बालक उसी व्यवहार का अनुसरण करता है, ही मीन्स ही विल रिपीट द सेम बिहेवियर इन विच वो है, जिस वातावरण में वो है उसी व्यवहार को वो प्रदर्शित करता है। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो बंडूरा का जो एग्जाम्पल था, बंडूरा ने जो बात कही अपने सोशल लर्निंग थ्योरी को लेकर, वो क्या थी। बिल्कुल वही बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं जो उन्होंने बड़ों को ऑब्जर्व करते हुए देखा। बड़ों का मतलब नेचुरल सी बात है कि जो लोग उसे करते हुए देखे वही उन्होंने किया। बंडूरा जो उसके कलीग थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि चिल्ड्रन को ना नॉन एग्रेसिव ग्रुप और लेस एग्रेसिव ग्रुप में रखते हैं। लेस एग्रेसिव ग्रुप का मतलब जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों बनाए, और ये प्रेडिक्ट किया कि बॉयज जो होते हैं ना वो ज्यादा एग्रेसिव होंगे। चलिए आगे इसको और समझने की कोशिश करते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो रिजल्ट्स निकल करके आए वो रिजल्ट ये कहते थे जो लड़के थे ना वो लड़कियों की तुलना में 2 गुना ज्यादा हिंसात्मक व्यवहार उन्होंने प्रदर्शित किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे बॉयज जिन्होंने मेल को ही ऑब्जर्व किया हिंसा करते हुए वो ज्यादा हिंसक मिले, एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने फीमेल को हिंसा करते हुए देखा। तो
बहुत सारी चीजें ऐसी आपको उस एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए थे, मेल फीमेल के बनाए। मेल फीमेल में भी ऐसे मेल फीमेल के बनाए कि जिनको मेल को मेल हिंसा करते हुए देख रहा था, मेल को फीमेल हिंसा करते हुए देख रही थी। तो ये सारे ग्रुप्स उन्होंने अलग ऐसे ग्रुप्स का डिजाइन किया और उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। ये भी उनकी जो बोबडल थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला वो ये था कि जो बालक थे वो अपेक्षाकृत अधिक वायलेंट थे फिजिकल वायलेंस के केस में। मतलब फिजिकल वायलेंस लड़कों में ज्यादा थी और इसके अपोजिट लड़कियों में वर्बल जो एग्रेशन था उसकी मात्रा ज्यादा थी। लड़कियों में फिजिकल एग्रेशन की मात्रा उतनी नहीं थी। ये चीज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने निकल करके आई। तो सोशल लर्निंग थ्योरी थी वो दो तरह की लर्निंग पर उन्होंने डिवाइड कर दी। पहली है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्शंस क्या है वो देखने हैं। और एक होती है विकारियस लर्निंग, मींस मैं दूसरे को करते हुए देख रहा हूँ, दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए देखा, मैंने उसे देखा, अच्छा वो भी ऐसे ही कर रहा है, अटेंशन करने, फोकस करने के लिए, तमाम चीजों को करने के लिए ये एक परिस्थिति बनाई गई। अब ये जो दोनों सोशल लर्निंग थियरीज थी, बंडूरा की और वाइगॉट्स्की की। देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी का बहुत अच्छा एग्जांपल आप रेड लाइट्स पे देखेंगे। रेड लाइट्स पर जहां पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है वहां आपको अलग तरह से विचार देखने को मिलेंगे। और पता चला कि मैं लाइट पे खड़ा हुआ हूं, तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया, रेड लाइट थी और वो जंप करके चला गया और अपने गंतव्य तक पहुंच गया। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, अभी क्योंकि मेरे को ये समझाया गया है कि रेड लाइट्स को ब्रेक करना, रूल्स को ब्रेक करना गलत है, लेकिन मैं जहां देखता हूं, जिसे देखता हूं वो रूल ब्रेक करके जा रहा है, तो फिर कल को मैं भी यदि किसी उसी जगह पे पहुंचूंगा तो मैं रेड लाइट को फॉलो नहीं करूंगा और तुरंत आगे निकलने का प्रयास करूंगा। ठीक ऐसे ही आप जो बच्चे क्लासरूम में हिंसात्मक व्यवहार, अहिंसात्मक व्यवहार, इवन लेखन पढ़न, इन सब चीजों को ही देखते हैं तो वो भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इनएक्टिव लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है एंड विकारियस लर्निंग भी, क्योंकि इनएक्टिव लर्निंग आप खुद करके सीख रहे हैं ना, अब तो आप अभ्यस्त हो गए इनके इनएक्टिव लर्निंग में। और विकारियस लर्निंग जो आपने दूसरों को करते हुए देखा है, अब दूसरों को करते हुए देखा है इसलिए आप भी उसमें से एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो बंडूरा थे, इन्होंने 3 बातें कही। ये जो लर्निंग है ना, जो दूसरों को देख करके सीख रहे हैं, 3 तरह के रीइंफोर्समेंट पैदा कर रही है, रिक्वायरमेंट है। पहला है डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, प्रत्यक्ष, नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है। दूसरा है विकारियस रीइंफोर्समेंट। विकारियस का मतलब, विकारियस लर्निंग से आप देखिए विकारियस लर्निंग क्या है, दूसरों को देख करके आप लर्न कर रहे हो। ऐसे ही विकारियस रीइंफोर्समेंट, दूसरों को देखते हो, दूसरे के मोड से आपको रीइंफोर्समेंट होगा। और तीसरा है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब आप स्वतः ही पुनर्बलित हो रहे हैं, स्वतः ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लर्निंग के उसमें देखेंगे। तो जो सोशल लर्निंग थियरी थी, दोनों वाइगॉट्स्की और बंडूरा, दोनों में देखिए एक बात और है कि हम क्यों कुछ लोग बड़े इस बात की पैरवी करते हैं कि हिंसा प्रधान फिल्में नहीं दिखानी चाहिए बालकों को, क्योंकि हिंसा करते हुए ही बालक हिंसा देख रहा है। या आप कहते हैं नहीं सर इसमें बाकी चीजें भी दिखाई दे रही हैं, हमने कहा कि बाकी चीजें नहीं दिखाई दे, लेकिन हिंसा भी तो दिख रही है। आप किसी बालक को दूसरा करते हुए देखेंगे तो वैसे ही सीखेगा। आप बालक की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आप करते हुए देखेंगे तो वैसा ही सीखेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब थोड़े दिनों पहले मैं चेन्नई में था, मेरा बालक जब स्कूल जाया करता था तो उसने नहीं बोलना बंद कर दिया था। वो नहीं बोलता था, वो इल्ले बोलता था, क्योंकि चेन्नई में नहीं बोला था, नो या इल्ले। इंग्लिश में बात होती थी तो नो, अदरवाइज इल्ले बोलता था। क्योंकि जितने भी क्लासरूम क्लासमेट्स थे, जो बस के मेट्स थे, जो हाउस मेट्स थे, जितने भी थे, वो सब बहुत ज्यादा जो तमिल भाषा थी उसको बोला करते थे। वो इल्ले वर्ड उसने पहले पकड़ा, इल्ले वर्ड जान करके वो इल्ले बोलना शुरू किया, क्योंकि वो उस सराउंडिंग ने उसको देना शुरू किया। धीमे धीमे करके जैसे ही वो नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग वापस आए तो नॉर्दर्न पार्ट में फिर वही सब लैंग्वेज स्किल्स वाले शुरू हो गए, क्योंकि वो एनवायरमेंट, प्रत्येक एनवायरमेंट में उसको वही देखने को मिला। तो ये चीज हम देखते हैं कि सोशल लर्निंग
एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे बालक करके सीखता है, देख करके सीखता है। तो आपको बालकों का एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट उसी हिसाब से डिजाइन कर देना पड़ता है, और आप डिजाइन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो आप बालक ZPD भी जाएगा, मोनोलिजिबल अदर्स को भी ढूंढेगा और दूसरों को बिहेव करते हुए भी देखेगा। तो लर्निंग के ही जो हमने आज एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, लर्निंग बेसिकली मैं फिर एक बार रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करता हूँ, पुनरावृत्ति करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 3 मेजर पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था थियरीज को। पहली थी व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद में 3 साइकोलॉजिस्ट को हमने समझने की कोशिश की, पेवलव को, थॉर्नडाइक को और स्किनर को। इसके बाद हम लोगों ने कॉग्निटिविज्म की बात की। कॉग्निटिविज्म में 2 चीजों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। कॉग्निटिविज्म में 2 थे, पियाजे और ब्रूनर, दोनों कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं। और तीसरी जो हमने जो थियरीज की बात की, जो तीसरे प्रकार की सेगमेंट था, वो हमारा था जिसको आपने सोशल लर्निंग की थ्योरी में भी पढ़ने की कोशिश की थी। उसमें हमने 2 थियरी समझने की कोशिश की थी, एक बंडूरा की और एक बंडूरा और वाइगॉट्स की। और जो सेगमेंट हुआ करता था वो संरचनावाद था, क्योंकि विद्यार्थी अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट कर रहा है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो संरचनावाद में भी 2 हो गए, वाइगॉट्स्की और बंडूरा। वाइगॉट्स्की बंडूरा की थ्योरीज को लोग सोशल लर्निंग थ्योरीज भी बोलते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोशल लर्निंग के माध्यम से सीख रहा है। ये जो पूरा डिस्कशन लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज को लेकर था, ये हम यही रोकते हैं। मैंने कोशिश की है लर्निंग थ्योरीज में और कुछ बताने की, लेकिन इसके अलावा भी हम आगे इन थ्योरीज को सेपरेटली डीप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इन्हीं थ्योरीज को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, या फिर जो ग्रुप में और जो रिक्वायरमेंट होगी या जो आपके जो आया करेगा, जो आपके सजेशंस आएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ और लेक्चर्स इसमें डिजाइन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे ग्रुप को और बाकी सारे जो सहयोगी गण हैं और जो लिसनर्स हैं उनको, कि उन्होंने इतनी देर तक मुझे सुना। धन्यवाद। हाँ।